Students, now I will discuss the qualitative characteristics of accounting information. मीन जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उनमें क्या क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. तो ये 4 पॉइंट्स हैं: रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी. इनको आप अच्छे से लर्न कर लें. नंबर 1 की बात करते हैं. रिलायबिलिटी मीन्स फैथफुलनेस. ठीक है, यानी जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इट शुड बी रिलायबल. ठीक है, यानी कि ये रिलायबल होनी चाहिए. इट इज वेरीफेबल एंड इट शुड बी फैथफुलनेस. अगर हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में फैथफुलनेस ही नहीं होगी तो कौन उस पर बिलीव करेगा. ठीक है, तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट, रिलीवेंस. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलीवेंट टू द यूज़र. ठीक है, जिससे वो अपना कोई भी डिसीजन ले सके. थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स अंडरस्टैंड करना. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट हो कि कोई भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके. फोर्थ, कंपेरेबिलिटी मीन्स जो हमारी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनमें कंपेरेबिलिटी की फीचर भी होनी चाहिए. यानी हम इस तरह से उनमें मेथड यूज़ करें कि अगर हम किसी भी ईयर से प्रीवियस ईयर को कंपेयर कर सकें इजीली, या अपनी फर्म को अदर फर्म के साथ कंपेयर कर सकें. ठीक है ना, तो ये सब ऐसी होनी चाहिए. ठीक है, तो एक बार पॉइंट में बता देता हूँ फिर से. नंबर 1 रिलायबिलिटी, सेकंड रिलीवेंस, थर्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड फोर्थ कंपेरेबिलिटी. ओके, एंड नेक्स्ट बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन यूजर्स हैं. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो देखो, जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसके जो यूजर्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. नंबर 1 एंड नंबर 2. नंबर 1 इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड एक्सटर्नल. ओके, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल जो आपके बिजनेस से इंटरनली जुड़े हुए हैं और एक्सटर्नल हो गए हमारे आउटसाइडर. ओके, तो इंटरनल में कौन कौन आते हैं आपके ओनर्स यानी कि मालिक. नेक्स्ट, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स. ओके, तो इसी तरह से एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक्सटर्नल में आपके बैंक्स, ठीक है, एंड एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, एक्सेट्रा. तो अब बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. यानी इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल जो इंटरनली फॉर्म में जुड़े होते हैं बिजनेस से, जैसे ओनर्स यानी मालिक. ठीक है, क्योंकि उसको हर तरह की इंफॉर्मेशन
रहती है। इसी तरह से मैनेजमेंट, एक मैनेजर है और जो भी अदर पर्सन से मैनेजमेंट में, उन सबको क्या, वो इंटरनली वहाँ जुड़े हुए हैं, वहाँ वर्क करते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, तो एक तो वो यूज़र्स हैं जो इंटरनली जुड़े हैं, इनको भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसी तरह से होते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइडर, जो हमारे बिजनेस में, यानी कि या तो आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हमें कभी ना कभी इनसे पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये सब हो सकते हैं। जैसे बैंक, ठीक है। मोस्टली क्या होता है बिजनेस में, तो देखो बैंक का तो यूज़ है ही, क्योंकि पैसा जमा करना है, निकालना है, उसके अलावा भी रिक्वायरमेंट है, तो लोन वगैरह आप ले सकते हो। तो बैंक क्या है, एक आपकी एक्सटर्नल यूज़र है, ठीक है, क्योंकि बैंक जो है इंफॉर्मेशन, आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसको देखने के बाद ही लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर्स, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनको भी क्या है, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और कंज्यूमर, ठीक है। तो ये सभी एक्सटर्नल यूज़र्स हैं हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, ओके। उसको एक बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं आगे टॉपिक बताता हूँ। और अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के कौन कौन से सिस्टम्स हैं, यानी जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उनको रिकॉर्ड करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग आर टू। नंबर 1, जैसा कि बुक का ही नेम है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, यानी जो हमारी अकाउंटिंग है वो इन दो सिस्टम पर डिपेंड करती है। फर्स्ट डबल एंट्री सिस्टम, सेकंड सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। मोस्टली आपकी जो पूरी बुक है या कॉमर्स ही डिपेंड है, तो वो डबल एंट्री बेस पर सिस्टम है, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, ठीक है। तो इसको लेट मी टेल यू, डबल एंट्री सिस्टम क्या सिस्टम है। तो डबल एंट्री सिस्टम इज a type of system of recording transactions in both aspect, debit and credit. Means according to double entry system, each and every transaction has two aspects, debit and credit of equal amount, ठीक है। यानी डबल एंट्री के अकॉर्डिंग जो हमारे ट्रांजेक्शन है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट सेम है, ठीक है। क्योंकि आपने जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की थी, तो डेबिट में और क्रेडिट में क्या होता है, सेम अमाउंट आपकी रहती है और टोटल आपका सेम आता है। तो ये आपका डबल एंट्री सिस्टम एंड टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑलवेज इक्वल। दोनों क्या है, इक्वल होना चाहिए। अब इसी तरह से बात करते हैं पहले सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसको हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ डबल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है,
सिंगल बेस पर है तो इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओनली कैश एंड पर्सनल अकाउंट्स ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन इट। जो आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम है इसमें कैश बुक और पर्सनल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होते हैं। ओके, द अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टेमेटिक एंड नॉट रिलायबल। इसमें जो ट्रांजेक्शन्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए वो रिलायबल भी नहीं होते। ठीक है, तो और इसमें क्या है, आपका ट्रायल बैलेंस भी नहीं बन पाता है। तो बहुत सी प्रॉब्लम है सिंगल एंट्री में। बट क्या होता था एंशिएंट टाइम में या बहुत साल पहले, ठीक है, जो लोग जनरली अपने बिजनेस कर रहे हैं छोटे लेवल पर है तो वो सिंगल एंट्री के अकॉर्डिंग अपना रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डबल एंट्री के क्या फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे उसकी डेफिनेशन है, जो मीनिंग आपने समझा उसी के अकॉर्डिंग उसके फीचर्स हैं। तो नंबर 1, इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन का इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। सेकेंड, इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी 2 एस्पेक्ट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट, इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, तो ये हैं उसके फीचर्स। बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में जो एडवांटेज है, नंबर 1, साइंटिफिक सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम है वो साइंटिफिक सिस्टम है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का। सेकेंड, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इसलिए इसको हम कंप्लीट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम अ बिजनेसमैन कैन फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, क्लियरली यानी करेक्टली, क्योंकि इसमें क्या 2 एस्पेक्ट में है तो हर एक चीज़ क्लियर होती है। जबकि सिंगल एंट्री में भी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर लेते हैं बट वो जरूरी नहीं करेक्ट हो, एस्टिमेटेड भी होता है। इसी तरह से नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डबल एंट्री सिस्टम से आपको फाइनेंशियल पोजीशन की भी नॉलेज मिल जाती है इसलिए। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम क्या बनाते हैं, सभी को पता ही है, बैलेंस शीट। यस, ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, यानी आप अपने बैलेंस शीट को कंपेयर करना चाहते हो या अदर फर्म के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो इजीली कंपेयर कर सकते हो रेदर देन सिंगल एंट्री सिस्टम। हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम से जो रिकॉर्ड बनाए हैं हमने उनकी स्टडी करके मैनेजमेंट अपने डिसीजंस ले सकता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। एक लास्ट टॉपिक और बात करते हैं आज। ठीक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट और आप इसको अच्छे से तैयार करें। इज अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस? ठीक है, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस? मीन्स क्या अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस, ये आपको बताना। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपका हो सकता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, या दोनों, ठीक है। एक्सप्लेन इट या कमेंट ऑन इट, ठीक है। तो अब कैसे है क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पहले आर्ट से रिलेटेड, यानी आर्ट होती क्या है। तो आर्ट इज द टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। आर्ट एक टेक्निक है, एक क्रिएटिविटी है जिसकी हेल्प से अपने गोल को आप अचीव करते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जब स्मॉल क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट आर्ट में आता है, कोई भी ड्राइंग बनाने में, है ना, चित्रकारी करने में, क्योंकि हम उसकी हेल्प से ही कुछ सीख रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक आर्ट हो सकती है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही है, बुक कीपिंग की भी डेफिनेशन में आया था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में भी यही है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इट हेल्प अस इन नोइंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। तो ये क्या है, आर्ट। इसी तरह से बात करें साइंस, तो साइंस कैसे है, जनरली जो साइंस के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो भी क्या है, प्रूव हो चुके हैं। तो ऐसे ही कॉमर्स में जो भी आपने प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट पढ़े थे चैप्टर 3 में, ठीक है, जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी है, तो इसी तरह से इसमें भी क्या प्रिंसिपल है, और जितनी भी हमारी कॉमर्स है वो प्रिंसिपल पर डिपेंड है, ठीक है। तो यानी एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज अ साइंस। तो फिर कॉमर्स यानी कि हमारी जो अकाउंटिंग है वो भी क्या है, साइंस है, क्योंकि ये भी प्रिंसिपल बेस्ड पर डिपेंड है। ओके, तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड रिवाइज योर चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।